स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो चलो चालू करते हैं अपन सिंटैक्स। सिंटैक्स पार्ट 3। सिंटैक्स की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज तीसरी क्लास हमारी है। बहुत अच्छे अच्छे रूल्स आपको बताएंगे जो आज तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि कहाँ एक वचन हेल्पिंग वर्ब आती है और कहाँ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए इंग्लिश में कितना तगड़ा जादू है। एक एक नियम हम आपको बताते हैं। नियम 5 हो चुके थे, ये छठा नियम मैं बता रहा हूँ आपको। छठा नियम में अगर आप लिखना चाहें तो मैं अब की बार सारी चीज़ें प्रिंटेड इसमें डाल देंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे कुछ शब्द से मेरा मतलब है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इन सब को याद करेंगे। वेजेज, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, और पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स आप इन शब्दों को देखिए। वेजेज मतलब या तनख्वाह, तनख्वाह इसका अर्थ होता है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि भौतिक शास्त्र इसको अपन कहते हैं, 11वीं में अब चालू हो जाती है फिजिक्स। न्यूज़, न्यूज़ आप लोग सब जानते हैं, खबर या समाचार। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, अर्थशास्त्र। इनिंग्स, क्रिकेट आप खेलते हैं उसमें इनिंग नहीं होता, इनिंग्स होता है। फर्स्ट पारी, सेकंड पारी, तो फर्स्ट इनिंग्स, सेकंड इनिंग्स। मैथमेटिक्स, ये सब मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट है। पॉलिटिक्स, और एक और होता है आर्म्स, इसको हम एल साइलेंट रहता है, आर्म्स बोलते हैं, ना कि आलम। आलम नहीं होता। अंग्रेजी में एक के बाद जो भी आता है, जैसे PALM, CALM और ALM, एक के बाद में एल जो आता है वो साइलेंट रहता है। देखो PALM पाम, पाम यानी होती है हथेली, पाम बोलते हैं। CALM काम, काम यानी शांत। और ये आ गया ALM आम, आम यानी भीख या भिक्षा। तो ये जो शब्द आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको आप लोग ढंग से एक बार हिंदी इंग्लिश में समझिए और दिमाग में फिक्स कर दीजिए। ये सबके लास्ट में ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन ये सारे शब्द जो आपको नाउन जो दिखाई दे रहे हैं, दिखने में प्लूरल जैसे हैं, लेकिन हकीकत में होते हैं सिंगुलर। तो अगर इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य के पहले आ जाए, रिक्त स्थान के पहले, तो आपको एक वचन हेल्पिंग वर्ब भरनी है। एक बार ढंग से देखिए। वेजेज, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और आर्म्स, ये शब्द आपको याद करने ढंग से। अगर ये शब्द आपको याद हो गए तो अब आपके इसका एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। जैसे द फर्स्ट इनिंग्स गोइंग ऑन। अब आपको कॉस्टिंग दे दिया जाएगा। इज एम आर, पहली पारी चल रही है। फर्स्ट इनिंग्स, इज लिखूँ या आर लिखें या एम, तो आपको रिक्त स्थान के पहले इनिंग्स नज़र आ गया। और इनिंग्स का मतलब है देखने में बहुवचन जैसा है, लेकिन है एक वचन, इसलिए यहाँ पर आएगा इज। फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग ऑन। और ले लेते हैं अपन इकोनॉमिक्स डॉट 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 गुड फॉर मोहन। वाजवर में से आपको एक ऑप्शन देना है, वाजवर।
तो इकोनॉमिक्स के बाद में दे रखा है डॉट 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 गुड फॉर मोहन, मोहन के लिए अच्छी थी इकोनॉमिक्स। अब वर्थी या वाज, तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, लास्ट में एस लग रहा है लेकिन वास्तव में ये एस जैसी स्थिति में नहीं है, ये एक वचन है, इसलिए आएगा वाज। और आप ले लीजिए पॉलिटिक्स, वेरी डर्टी। EJMR में से एक लिखना है आपको, पॉलिटिक्स है राजनीति, लेकिन ऐसा लग रहा है वही मामला है। आप लोग इनमें से ढंग से इनको याद कर लीजिए। देखने में बहुवचन है एक वचन, तो राजनीति एक गंदा खेल है, पॉलिटिक्स इज़ वेरी डर्टी, तो ईज आएगा। सब में देखिए ईज एक वचन है, वाज एक वचन है, एक वचन आएगा, ये नहीं कह सकते कि ईज आएगा। तो देखा जाएगा टेंस अगर पास्ट है तो वाजवर में से वाज आएगा, है वैज है तो है जाएगा, हैज एक वचन है, और अगर EJMR है तो इज आएगा। तो ये हमारा छठा नियम जो था कि अगर आपको वेजेज, फिजिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और आर्म्स ये अगर नज़र आ जाए रिक्त स्थान के पहले तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब बननी है। ये आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अब अपन नियम नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अब अपन बिल्कुल इसी का नियम ले लेते हैं। भाई ये शब्द ऐसे थे जो दिखने में तो लग रहे थे बहुवचन जैसे और रियलिटी में होते हैं एक वचन। अब उल्टे ले लेते हैं, जो दिखने में लगेंगे एक वचन जैसे लेकिन वो बहुवचन होते हैं। तो सातवां नियम देखिए, कैटल, पीपुल, शिप, पुलिस, ये सब जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, कैटल, पीपुल, शिप और पुलिस। कैटल यानी मवेशी, पीपुल यानी लॉग, शिप यानी भेड़ और पुलिस तो आप जानते ही हैं। ये शब्द ऐसे हैं, इनके लास्ट में कहीं ऐस नहीं लग रहा, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद ये एक वचन है लेकिन ये बहुवचन है। इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगी। उनके साथ एक वचन आ रही थी, जो अभी इससे पहले वाला जो नियम था छठा, वो दिखने में बहुवचन जैसे थे लेकिन हैं एक वचन। ये हैं एक वचन जैसे हैं लेकिन बहुवचन। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे कोई ये बोले पुलिस डॉट 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 कमिंग, और अगर रिक्त स्थान में लिख दे EJMR, तो पुलिस शब्द बहुवचन है इसलिए EJMR में से हमारा आएगा आर। ये इसका उत्तर होगा। और ले लीजिए पीपुल, गैदर्ड देयर, है वैज है, रिक्त स्थान में है वैज में से एक भरना है। लोग इकट्ठे हो चुके थे वहाँ, पीपुल डॉट डॉट गैदर्ड देयर। अब पीपुल देखते ही मालूम पड़ गया कि बहुवचन है। भाई पीपुल शब्द है, देखते मालूम पड़ गया बहुवचन है। अब इन दोनों में से देखो कि हैवेज में से बहुवचन कौन सा है। तो पहली क्लास में मैंने बताया था ये हैज एक वचन है और ये बहुवचन है, इसलिए ये आएगा हैव। तो ऐसे आप अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं चारों से, लेकिन मेन नियम आपको याद करना है कि कैटल, पीपुल, शीप और पुलिस ये शब्द आपको देखने में एक वचन जैसे लगते हैं लेकिन ये बहुवचन है। तो मेरे हिसाब से छठा और सातवां नियम आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अगला ये समझ में आ जाए तो अगला नियम मैं बताता हूँ, वो भी आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सारे टॉपिक अपने 11वीं के अंदर हैं। 11वीं में अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं
जो टेंस बेसिस हैं, टेंस पर आधारित हैं, जिनको हम टेंस पढ़ाने के बाद में शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ऑनलाइन क्लासेज में कई बच्चे अभी भी जुड़ नहीं पा रहे, कुछ लोग इंटरेस्टेड कम हैं। तो जब ऑनलाइन क्लास की बजाय हम क्लास में ऑफलाइन लगेगी तो हम चाहेंगे उसमें टेंस पढ़ा करके फिर टॉपिक स्टार्ट उनको करें। जब तक मैं ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेज में जो बिना टेंस में हम पढ़ सकते हैं। तो ये जो सिंटैक्स टॉपिक है इसमें टेंस का कोई मतलब नहीं है। टेंस आपको आता है कि नहीं आता, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि कोई हेल्पिंग वर्ब कौन सी एकवचन है, कौन सी बहुवचन है। तो आप बिना टेंस भी इस टॉपिक में 4 में से 4 नंबर आराम से ले सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़ें। इसके बाद भी मैं चाहूँगा कि ऐसे टॉपिक जो आराम से कम समझाने पर भी आपके दिमाग में आराम से बैठ जाएं, इस तरह के टॉपिक यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद में जब स्कूल ओपन हो जाएगी तो फिर आपको डिटेल से, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत दिक्कतें कई बच्चों को आ रही हैं, कई बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं, कईयों के पास मोबाइल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने आड़ोस पड़ोस के पास में जो भी इस तरह के बच्चे हैं 10th पास हैं जिनकी अच्छी परसेंटेज है, उनको आप अपने नंबर दे करके उनको समझाइए कि कोरोना चल रहा है लेकिन समय गुजर रहा है, समय का नुकसान हमारे को होगा। ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त चला जाएगा, फिर सितंबर आएगा, तो हमारा समय और समय एक बार चला जाता है। कहते हैं पैसा अगर हम लोग वेस्ट कर दें तो दोबारा आ सकता है, लेकिन समय अगर एक बार वेस्ट हो जाता है दोबारा नहीं आता है। अब समय क्योंकि मजबूरी है, महामारी का दौर है, हम लोग क्लास में जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम घर बैठकर भी कुछ पढ़ाई का, क्योंकि कोरोना ये तो कह नहीं रहा कि हम लोग घर पर भी नहीं पढ़ सकते। भाई कोरोना ये कहता है कि आप लोग SMS की पालना करें। SMS से मेरा मतलब है, S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरे M का मतलब है मास्क और दूसरे S का मतलब है सैनिटाइज़र। आप लोग मास्क लगाएं जब बाहर जाना हो, आप लोग सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, लेकिन घर पर आराम से रह कर के आप ऑनलाइन क्लास पढ़ कर के अपने इस समय का जो कठिन समय चल रहा है इसका आप बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आह्वान है कि आप लोग जो 10वीं क्लास पास आउट कर चुके हैं उन सब बच्चों को प्रेरित करें कि आप लोग इंग्लिश की क्लास चालू करें, क्योंकि अब 2-3 टॉपिक कम से कम इस महीने में, दूसरा टॉपिक अपन लोग समाप्त करा देंगे। फिलहाल ये टॉपिक 1-2 दिन का और है। तो देखिए 8वां नियम आपका बहुत अच्छा मैं समझाऊंगा। ऐसा नियम है जो आपको लगेगा कि यार वास्तव में इंग्लिश में कितने अच्छे अच्छे रूल्स हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। द टीचर एंड PTI आगे है ... गोइंग टू मार्केट। एक बार आप ढंग से इस क्वेश्चन को समझिए और आप दिमाग में सेट करो EJMR में से कौन सा आएगा। अधिकांश का उत्तर गलत होगा। द टीचर है, एक टीचर है, एंड PTI की फुल फॉर्म होती है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जो फिजिकल ट्रेनिंग जो करवाता है जिसको हम PTI कहते हैं। PTI का काम है बच्चों को स्वस्थ रखना, दुनिया भर की PT कराना, योग कराना और बच्चों की फिजिकल एजुकेशन का ध्यान रखना। तो इसको PTI इन शॉर्ट में बोलते हैं, फिजिकल टीचर इंस्ट्रक्टर। तो एक तो टीचर है, एक है PTI। मार्केट में जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि द टीचर और PTI ये दो हो गई, एक टीचर है और एक PTI है। लेकिन कितना अच्छा नियम है कि यदि 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हों, यहाँ एक टीचर जुड़ा हुआ है, एक PTI जुड़ा हुआ है, अगर 2 नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दूसरे के पहले, PTI के पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, नो आर्टिकल। नो आर्टिकल से मेरा मतलब है दूसरे नाउन के पहले ना ए हो, ना एन हो और ना दी हो, कुछ भी नहीं है। देख लीजिए आप, द टीचर एंड डॉट कुछ नहीं है, PTI है। अगर ऐसी कंडीशन हो कि एंड से 2 नाउन जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले
दूसरे के पहले कोई आर्टिकल नहीं, तो समझो नाम दो हैं लेकिन वास्तव में आदमी एक ही है। टीचर और पीटीआई, वही आदमी टीचर है और वही पीटीआई है। दोबारा समझिए, जैसे माई फ्रेंड एंड कैप्टन of my team passed 10th क्लास, कोष्टक में है हैव अथवा हैज। देखिए ढंग से, माई फ्रेंड एंड कैप्टन ऑफ माई टीम। भाई माई फ्रेंड है एक तो नाउन और एक है कैप्टन। अब कैप्टन के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, तो जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दूसरे नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, तो ये दोनों आदमी सिर्फ पद अलग हैं, आदमी एक ही है। यानी कि फ्रेंड भी मेरा वही है और कैप्टन जो टीम का है, कप्तान, वो भी वही है मेरा दोस्त। यानी एक ही आदमी है, पद दो हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी। तो यहाँ आएगा हैज, यहाँ भी हैज, यानी पीटीआई भी वही है और टीचर भी वही है। भाई एक आदमी दो काम भी तो कर सकता है। मैं कहूँ ड्राइवर एंड गार्ड। अब ड्राइवर जो स्कूल का ड्राइवर है वो स्कूल टाइम में गार्ड बन जाता है। इसका मतलब गार्ड और ड्राइवर अलग नहीं है, दो अलग अलग पद हैं, पोस्ट अलग अलग है, लेकिन आदमी एक ही है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं द ड्राइवर एंड दी गार्ड, दी गार्ड अगर मैं लगा देता हूँ दी, दूसरे के पहले दी, अब समझो ड्राइवर अलग है और गार्ड अलग है। अगर आपने बोल दिया द फिजिक्स टीचर एंड दी मैथमेटिक्स टीचर, इसका मतलब तो फिजिक्स का टीचर अलग है और मैथमेटिक्स का टीचर अलग है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगी। लेकिन अगर आपने बोल दिया दी फिजिक्स टीचर एंड मैथमेटिक्स टीचर, कोई आर्टिकल नहीं लगाया, इसका मतलब एक ही टीचर है जो फिजिक्स भी पढ़ाता है और मैथमेटिक्स भी पढ़ाता है। तो आप अगर दोनों के पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, तो दो अलग अलग पद होने के बावजूद वह व्यक्ति एक ही रहता है, अतः रिक्त स्थान में हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। तो नियम क्या बना, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दूसरे नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं हो, तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी। अब मैं ये एक वचन वाला था, अब बहुवचन वाले भी आपको अगला नियम दिखाते हैं कि अगर दो नाउनों में एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के पहले आर्टिकल हो कोई, तो फिर देखो बहुवचन कैसे आएगा। तो नियम नंबर 9 है, द पोइट एंड द हिंदी टीचर हिंदी टीचर हिंदी क्लास सिटिंग हिंदी क्लास। देखिए EJMR में से अपन देते हैं, दिमाग लगाओ कि EJMR में से कौन सा आएगा। 9वां का पहला एग्जाम्पल है, एक और दे देते हैं। द ड्राइवर एंड द गार्ड रनिंग on the ground
वाज वर में से एक वर्ण है। तो देखिए, द पोइट एंड द हिंदी टीचर। द पोइट यानी एक कवि है और एक है हिंदी टीचर, दोनों एंड से जुड़े हैं लेकिन दोनों के पहले दी थी, यानी दूसरे के पहले आर्टिकल आ गया दी। इसका मतलब है कवि अलग है और हिंदी का टीचर अलग है, दो आदमी हो गए। अब बहुवचन आएगा, तो अब आएगा आर सिटिंग इन द क्लास, यानी कवि और हिंदी का टीचर क्लास में बैठे हुए हैं। अगर दी नहीं होता यहाँ तो पोइट भी वही था और हिंदी का टीचर भी वही था, एक वचन आता, लेकिन दोनों के पहले दी आने के कारण बहुवचन आ गया। दूसरा देखिए, द ड्राइवर एंड द गार्ड। ड्राइवर है और एक गार्ड है, लेकिन उसके पहले दी आ गया। इसका मतलब ड्राइवर अलग है और गार्ड अलग है, दो अलग अलग आदमी हैं। और आगे लिखा है रनिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर दौड़ रहे थे। तो दो दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा होता तो वाज, लेकिन दो दौड़ रहे हैं तो यह आएगा वर। तो ये आपके 9 नियम हमने सिंटैक्स से संबंधित बताए। 10वां नियम भी आप ढंग से समझने की कोशिश करें, एक एक नियम को। अब इन सारे नियमों को मैं प्रिंट आउट करके और अगली क्लास में डालूँगा, फिर आप उनको समझिए और कॉपी में उतार लेना। और कोई भी अगर नियम आपके समझ में नहीं आए या कोई भी नियम नंबर बता देना कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भी है वो नहीं समझ में आए, वो कमेंट्स बॉक्स में आप डालें ताकि मैं उस नियम को दोबारा से एक्सप्लेन करूं। टेक्नोलॉजी है, ज़माना टेक्नोलॉजी का है, धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेज के साथ आने वाला समय वो टेक्नोलॉजी का आएगा, तो आप इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आज मोबाइल एक चमत्कारी आविष्कार है, हम घर बैठे टीचरों से पढ़ रहे हैं। सोचो 1918 में जब महामारी आई थी फ्लू वाली, तो उस समय करोड़ों लोगों ने जान गंवाई थी, लेकिन उस समय इतना कम्युनिकेशन नहीं था, संचार नहीं था। तो इस महामारी के अंदर, इस बुरे समय में हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। तो आप सब लोग अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी जानकारी मुझे बता सकते हैं और मैं मेरी नॉलेज आपको बता सकता हूँ। इसलिए इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए अपन को, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 21वीं शताब्दी के अंदर हुआ है। उस शताब्दी में भी जन्म हुआ है जब दुनिया की टेक्नोलॉजी बहुत चरम सीमा पर है, और आज आप जो चाहें जो काम कर सकते हैं, जिसमें आप जाएंगे भी नहीं, आपका गैदरिंग भी नहीं होगा और आपको नॉलेज ही प्राप्त हो सकती है। तो ऑनलाइन क्लास उनमें से एक है। 10वां देखिए, अब मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। द पुअर मिजरेबल लाइफ। पहले इसको समझिए, लिव ऑब्लिक लिव्स। 10वां का पहला एग्जाम आपको लिखना है। इसमें ये बताना है कि लिव आएगा, लिव्स। लिव्स एक वचन है, लिव बहुवचन है। मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय जीवन। दी रिच प्राउडी इज एमआर में से लिखना है। इज एमआर में से बताना है the scientist busy is MR। देखिए 10वां नियम क्या कह रहा है, पहले समझिए।
जब किसी नाउन के पहले दी आ जाता है, दी, देखो ये जो दी है ना, इसको कुछ लोग दी, दे और दा अलग अलग पढ़ते हैं। मैं इसके 3 उच्चारण हैं, दे, दी और बड़ी दी। दा इसको पढ़ना बिल्कुल गलत है। अगर इसके बाद में कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन, इन सब में व्यंजन है, पुअर में प है, व्यंजन है, तो अगर इस शब्द के बाद में कोई व्यंजन हो तो इसको द बोला जाता है, शुद्ध। तो यहाँ फिलहाल ये सब शुद्ध इंग्लिश में द पुअर, द रिच, द साइंटिस्ट बोलेंगे। लेकिन अगर एरोप्लेन है, एप्पल है, इनके पहले अगर दी आ जाता है तो एरोप्लेन और एप्पल दोनों स्वर हैं, तो वहाँ मैं बोलूँगा दी एप्पल, दी एरोप्लेन। तो इसका ये ध्यान रखें कि द कहाँ बोला जाता है। व्यंजन से पहले अगर ये हो तो इसको द बोला जाता है, स्वर से पहले ये हो तो इसको दी बोला जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री में जैसे दी बिगेस्ट, दी पुअरेस्ट, वहाँ ये बड़ी दी बोला जाता है। तो ये दी, द, दा, इसका क्या नियम है, ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पूरा होना चाहिए कि अगर व्यंजन है तो द, इसके बाद स्वर है तो दी, छोटी दी, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो इसको दी बोलते हैं। मैं ये बता रहा था किसी भी नाउन के पहले अगर ये द या दी ये जो आ जाता है तो पूरी समुदाय का बोध कराता है। दी रिच का मतलब एक रिच नहीं, संपूर्ण धनवान लोग। दी लगा दूँ मैं, दी काऊ, मैं कहूँ गायें कायर होती हैं तो दी काऊ लगा दो बस, दी काऊ आर कावर्ड्स। अगर मैं कहूँ शेर बहादुर होते हैं तो दी लॉइन। तो अगर किसी भी नाउन के पहले दी लगा देते हैं तो यह जो दी हो या द है, ये संपूर्ण समुदाय का बोध कराता है, कम्युनिटी का बोध कराता है। अर्थात उस के पहले द आने पर वो बहुवचन हो जाता है। द पुअर का मतलब है संपूर्ण गरीब, मिजरेबल लाइफ, दयनीय जीवन जीते हैं। अब ये एक वचन है, ये बहुवचन है, तो संपूर्ण गरीब आ गए इसमें द लगाते हैं, इसलिए आएगा लिव। द पुअर लिव मिजरेबल लाइफ, द रिच, द रिच, ये सारे धनवानों की बात कर रहा हूँ मैं फिलहाल। तो द लगाते ही एक धनवान नहीं, सारे धनवान प्राउडी यानी घमंडी होते हैं, इसलिए आएगा द रिच आर प्राउडी। द साइंटिस्ट, अब द साइंटिस्ट एक साइंटिस्ट नहीं, सारे के सारे वैज्ञानिक बिजी होते हैं। आप अक्सर पुराने जो वैज्ञानिक हैं उनको तस्वीर देखना, सबके बियर्ड होती है, बहुत बड़ी दाढ़ी होती है, और इस तरह का जीवन वो जीते हैं कि आप 3 इडियट्स फिल्म देखना, उसके अंदर इसको दिखाया गया है कि उसमें एक आदमी है वो लगातार सेविंग भी रात को करता है और बालों की जगह वो बाल तो बाता ही नहीं है, यूँ ही कर लेता है, और कोट में बिना बटन ही वो इस तरह से चिप्पी लगा के काम चलाता है। यानी कि वैज्ञानिकों का जीवन इतना बिजी रहता है कि उनके पास ना धोने का टाइम, ना नहाने का समय, ना खाने का, इसलिए ज़्यादातर दाढ़ी बहुत बड़ी होती है वैज्ञानिकों की। तो साइंटिस्ट आर बिजी पर्सन होते हैं, बिजी आर आएगा क्योंकि सभी वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ, सभी धनवानों की बात कर रहा हूँ, पुअर सभी गरीबों की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर किसी नाउन के पहले दी आ जाता है तो वो संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन ना आकर बहुवचन आती है। 11वां नियम मैं आपको बताता हूँ, नियम नंबर 11। कुछ शब्द लिख देता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं। क्लास, कमेटी, आर्मी, एयरफोर्स, ये बहुत सारे शब्द हैं। नेवी, एयरफोर्स, कमेटी, क्लास, ये सारे के सारे आप सब देखिए, ये ग्रुप का बोध कराते हैं, समूह का बोध कराते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब एक गैदर का, एक भीड़ का बोध कराते हैं, समूह। क्लास, अब क्लास में एक 5 लड़के भी हो सकते हैं, 20 भी, 50 भी, एक समूह का बोध कराते हैं। कमेटी एक समूह का बोध कराते हैं। आर्मी, आर्मी तो
अब कई बार हम बोलते हैं कि इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग। अब इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, इंडियन आर्मी इज़ वेरी स्ट्रांग, इज आ रहा है, जबकि आर्मी में तो लाखों व्यक्ति हैं, क्योंकि एक समूह का बोध कराती है आर्मी। क्योंकि क्लास, माई क्लास इज़ वेरी क्लीन या माई क्लास इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अब मेरी क्लास बहुत इंटेलिजेंट है तो क्लास में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ये सब शब्द है ना, ये समूह का बोध कराते हैं, और इनके साथ समूह के कारण हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। तो अगर आप क्लास के बाद में आ जाए, माई क्लास डॉट 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 वेरी हॉनेस्ट, EJMR में से पढ़ना हो, मेरी क्लास बहुत ईमानदार है। अब आप ढंग से देखिए, क्लास तो आपको लग रहा होगा बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन क्लास तो कितने भी हों, है तो समूह एक ही, ग्रुप है, इसलिए आएगा जहाँ ग्रुप का बोध होता है इज। माई क्लास इज वेरी हॉनेस्ट। आर्मी ले लीजिए, इंडियन आर्मी डॉट 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 वेरी स्ट्रांग, इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, EJMR, तो यहाँ आएगा इज, क्योंकि यहाँ भी इंडियन आर्मी एक वचन आएगा, इज वेरी स्ट्रांग। एयरफोर्स ले लो, कमेटी ले लो, तो कुल मिलाकर के जो समूह का बोध कराते हैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। आज आपको 6 नियम मैंने समझाए हैं, आशा करता हूँ कि आप इनको ढंग से समझ करके और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में मैं 15 रूल्स बना करके और उनको आपको डालूंगा, और उनको आराम से आपको लिखना है, समझना है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नियमितता का ध्यान रखें, मैं भी चाहूँगा कि नियमित रूप से आपका वीडियो डालता रहूँ, और आपको मेरी नॉलेज है वो आपके दिमाग में डालने की मैं कोशिश करूँ, आप उसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।